हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जो स्मॉल सैम्पलिंग पे अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, सेम उसी पे अभी चल रहा है। इससे पहले जो हमारा वीडियो था ऐप टेस्ट पे, हमने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। और जो अभी का हम वीडियो लेकर आए हैं वो जेड टेस्ट पे लाए हैं। तो देखिए, ऐप टेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी तो हमने आपको दे दिए हैं। अभी तक जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे, आई बटन पे टच करके वो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना ज़्यादा समय गंवाए हम चलते हैं जेड टेस्ट पे। तो देखिए, जेड टेस्ट जो होता है ये कहाँ पे यूज होता है, इससे रिलेटेड सारे थ्योरी हमने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जेड टेस्ट के से रिलेटेड जो लोग अभी तक वो नोट्स नहीं पाए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस नोट्स को भी वो देख सकते हैं। तो ये जो जेड टेस्ट है, इसको हम फिशर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा अगर क्वेश्चन में आता है तो ये फिशर जेड टेस्ट करके आता है। इसका रीजन ये है कि जो जेड टेस्ट के टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं वो प्रोफेसर रोनाल्ड फिशर के द्वारा डेवलप किए गए हैं, इसीलिए इस टेस्ट को जेड टेस्ट बोला जाता है। और ये जो आपका जेड टेस्ट बेस है वो कोरिलेशन पे बेस है। कोरिलेशन आप समझ सकते हो कि दो तरह के डेटा होते थे, जिससे कि हम एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते थे। तो अभी तक जो लोग आप लोगों में से कोरिलेशन नहीं निकालना चाहते तो एक बार कोरिलेशन को आप लोग जरूर रिवाइज कर दीजिए, या तो हम बाद में अपने चैनल पे कोरिलेशन से रिलेटेड भी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जेड टेस्ट जो है इसको जेड ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इस तरीके के टेस्ट में अगर टू सैंपल होते हैं, इनके बीच के बात की जाती है, या तो वन पॉपुलेशन एंड वन सैंपल्स की बात की जाती है। तो इसमें क्या है कि जो इनके कंपैरिजन की बात होती है वो किस चीज पे बेस होता है, वो बेस होता है कोरिलेशन पे। इसीलिए इसको जेड ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। और ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात ये भी कॉमन है कि इसमें चाहे चाहे आपको पॉपुलेशन के कोरिलेशन निकाले या तो सैंपल के कोरिलेशन निकाले, दोनों के बीच के डिफरेंस को ज्ञात करने के लिए हम लॉगरिदम की भी हेल्प लेते हैं। इसलिए इस तरह के अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं तो आपको लॉग टेबल में से लॉग की वैल्यू भी देखने आनी चाहिए। बिना लॉग टेबल के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। और रही बात एग्जामिनेशन में, तो एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, न्यूमेरिकल आने के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसमें अगर न्यूमेरिकल देता है तो आपको टेबल भी देना पड़ेगा। अगर टेबल वहाँ पे नहीं है, लॉग टेबल या तो एंटी लॉग टेबल नहीं है, तो आप इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये देखिए कब यूज होता है। ये जेड टेस्ट हम उस समय यूज करते हैं जब एक सैंपल और एक पॉपुलेशन के बीच में जो कोरिलेशन है, इसके बीच के डिफरेंस क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसकी जांच करना हो। या तो हमारे पास दो सैंपल है तो दोनों सैंपल का अपना अपना कोरिलेशन होगा, तो इनके बीच के जो कोरिलेशन है वो भी सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। मीन्स हम सैंपल का कंपेरिजन कर सकते हैं पॉपुलेशन से, या तो सैंपल का सैंपल से कंपेरिजन करके ये जानने की कोशिश करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस, मीन्स जो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू, कोरिलेशन मतलब आप समझिएगा जो यहाँ पे आर की वैल्यू मतलब कोरिलेशन की वैल्यू है, वो आपका क्या है कि इनके बीच की डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अब कोरिलेशन देखिए, कार्ल पियर्सन से रिलेटेड भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलते थे, और भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो कि कोरिलेशन से चीज़ें डेवलप किए हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस के पर्पज से आपको अलग से कोरिलेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। सैंपल के कोरिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहेंगे, और आपको केवल यहाँ पे लॉग टेबल में से वैल्यू देखकर आपको उसको फार्मूले को एनालिसिस करने हैं। तो हम आते हैं, एक बार पहले इस फार्मूले को रिवाइज कर देते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। हाँ, तो देखिए, आप ये कंफर्म हो गए होंगे कि जेड टेस्ट का यूज कहाँ होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन और सैंपल के कोरिलेशन के बीच में क्या गैप है क्या नहीं है, उसके बीच की गैप सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे फार्मूले हम लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे फार्मूले के जो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा, जो सिग्निफिकेंस रेशियो आएगा, उसके कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो 5% 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट था, और एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू 3 दिया हुआ था 99.73% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल पे, सिर्फ वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो होगा। तो आइए सबसे पहले हम फार्मूले के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए फार्मूले को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो जेड टेस्ट का है, तो यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ों के कैलकुलेशन के हमने फार्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सैंपल्स। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हमको जेड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स
हमने बोला ना कि जेड टेस्ट आप कर रहे हो तो उसके लिए जेड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, जेड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा सैंपल का। तो सैंपल का जेड ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको उस सैंपल का कोरिलेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उस सैंपल के कोरिलेशन में अगर दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला क्या रहेगा, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंपल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एस। मीन्स अगर हम जेड लिख रहे हैं तो उसी के पास छोटा सा एस लिख देंगे, तो यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, जेड एस से, और फार्मूला देखो हमने क्या लिखा 1.1513, ये आपका एक मानक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो आपको रखना पड़ेगा। लॉग 10 के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। log 10, हाँ तो इसमें देखिए log 10 के बाद क्या है, 1+r डिवाइडेड बाई 1-r, मतलब इस फार्मूले में आप वैल्यू रखते हो, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको लॉग टेबल में से हमको देखना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है किसमें, 1.1513 में। मीन्स इसको सॉल्व करने पे अगर मान लीजिए हमारा वैल्यू 10 आता है तो log 10 में हम क्या करेंगे, इस 10 की वैल्यू निकालेंगे। log 10 का एक यही स्टैंडर्ड है कि अगर 10 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 100 है तो 2 आएगी, इसी तरीके से ये वैल्यू चलती है। अब मान लीजिए कि इसकी वैल्यू जो भी आती है लॉग टेबल में से उसकी वैल्यू देखेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1513 में। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लॉग टेबल से आपको वैल्यू देखना भी बता देंगे, अगर आपको वो सब चीज़ें जानने चाहिए, क्योंकि पीजी लेवल के कोर्सेस अगर आप यहाँ पे स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको लॉग टेबल से सारी वैल्यू देखने आना चाहिए। तो चलिए हम टेबल से उसको एक बार रिवाइज करके भी आपको बता देंगे। सेकेंड नंबर पे अब यहाँ पे सिंपल का निकल गया, और नेक्स्ट नंबर जो क्या है, जेड से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सैंपल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी सैंपल नहीं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कहने का मतलब क्या है कि जो आपका होल पॉपुलेशन है उसका कोरिलेशन क्या आया हुआ है, और आपने जो सैंपल लिया उसका कोरिलेशन के लिए हमने क्या किया, जेड ट्रांसफॉर्मेशन सैंपल का निकाला। लेकिन पॉपुलेशन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन या तो हमने जो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दी हुई है, जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन, हमने जो एक स्टैंडर्ड पहले से हाइपोथेटिकल वैल्यू, हाइपोथेसिस के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया एक वीडियो में, वो वीडियो आप जाके देख लेते हो तो हाइपोथेसिस के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी। एक लाइन में अगर हम हाइपोथेसिस को बताएं तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई ऐसी चीजें जो कि ये मानी जाती है कि ये सही है लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो सही है कि गलत, मतलब ये माना जाता है कि यही वैल्यू उसका आएगा, ये सही होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू दी गई है तो उसका हमको जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो कैसे, तो हाइपोथेटिकल वैल्यू के जेड ट्रांसफॉर्मेशन को हम जेड पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है वो किसका है, पॉपुलेशन का है। तो सैंपल के लिए हम जेड एस रिप्रेजेंट करते थे, तो पॉपुलेशन के लिए जेड पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फार्मूले सेम वही है, बस यहाँ पे जो आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे कोरिलेशन को, वो सैंपल के कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल आर की जरूरत पड़ती है, लेकिन पॉपुलेशन के कोरिलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या यहाँ पे पी की जरूरत पड़ेगी, स्मॉल पी से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फार्मूला देखिए दोनों सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक जो स्टैंडर्ड प्रेजेंट करने के लिए पी एक जगह यूज हो रहा है एक जगह, तो सेम इसको सॉल्व करने जो वैल्यू आएगा लॉग टेबल से हम वो वैल्यू देखेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.1513 में, और जो वैल्यू आया अब यहाँ पे जेड एस की भी वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, मतलब सैंपल के जेड ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हो जाएगी और पॉपुलेशन के भी जेड ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद तब हम आएंगे स्टैंडर्ड ईरर कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड ईरर देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ईरर के लिए हमने फार्मूला लिखा है 1 डिवाइडेड बाई √n-3। मीन्स जो सैंपल है, सैंपल की साइज देखिए हम यहाँ पे स्मॉल सैंपल पढ़ रहे हैं तो 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही या जब ये टॉपिक आपको बताया था तो इसके पहले ही वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि सैंपल की साइज की बात की जाए तो 30 और 50 दोनों का स्टैंडर्ड है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा जाता है कि ये जो वैल्यू है आपका एन वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड ईरर का, तो 1 को डिवाइड करना है n-3 के अंडर रूट वैल्यू से, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड ईरर। अब यहाँ पे जब सिग्निफिकेंस रेशियो की बात की जाएगी तो यही दोनों सैंपल के बीच के डिफरेंस को आप यहाँ पे क्या करिए, स्टैंडर्ड ईरर से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा। और उसका कंपेरिजन किससे करना है, अगर क्वेश्चन में 5%, 1% लिखा हुआ है तो वही पुरानी वैल्यू 5% पे आपकी वैल्यू क्या आती थी 5% पे आपकी वैल्यू 1.96 आता था,
और 1% पे 2.58 आता था, और एक मानक दिया गया था 3 का। 3 क्या था? 99.73% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप 3 को ही मानिएगा। तो आई होप आपको ये फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम आपको समझाते हैं, और उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इस पे आप अगर चाहे तो और भी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन और लॉग टेबल बेस है, अदर कोई भी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में अलग कोई रोल आपका नहीं है। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम चलते हैं क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। हाँ, तो देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या लिखा है। अ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 0.72 इज ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 29 पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब कि 29 के दो हमारे पास सैंपल्स हैं, एक ही डेटा से रिलेटेड, अलग अलग पॉपुलेशन से दो हैं, और उसका कोरिलेशन कितना पाया गया है? 29। क्योंकि कोरिलेशन के लिए चूंकि दो डेटा हमारे पास होना चाहिए, उन्हीं के बीच में जो उन दोनों के मध्य में जो वेरिएशन हुआ होता है, उतार चढ़ाव हुआ होता है, उस वही कोरिलेशन व्यक्त करता है। तो ये बोला गया है कि मतलब कोरिलेशन कितना है? 0.72 इज द कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0.8। अब कहने का मतलब है कि एक हाइपोथेसिस दिया गया, हाइपोथेटिकल कोरिलेशन दिया गया है कितना? 0.8। अब बोला जा रहा है कि क्या ये सिग्निफिकेंट, इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो जब कोरिलेशन से बेस आए तो आप तुरंत समझ जाइए कि जब कोरिलेशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंट की बात की जा रही है तो ये जेड टेस्ट से ही सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कोरिलेशन को व्यक्त किया जाता है वो किससे किया जाता है? आर से किया जाता है। अगर पॉपुलेशन का है तो उसी को आप स्मॉल पी से भी कर सकते हो। तो इससे आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या लगेगा? जेड टेस्ट लगेगा। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि जेड टेस्ट के फार्मूले पे रख के सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये जो 0.72 है 0.8 की जगह, इसके बीच के डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। हाँ, तो आपने देखो क्या देखा क्वेश्चन में कि एक सैंपल है 29 यूनिट का, और उस सैंपल का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है कितना है? 0.72, और जो हाइपोथेटिकल वैल्यू दी गई है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वो है 0.80। अब पूछा गया है क्या दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन लगाने का पूरा तरीका वही है कि प्रॉब्लम इन क्वेश्चन, आपका जो स्टेप था वही है प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। तो आपको बोलना होगा प्रॉब्लम इन क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड हाइपोथेटिकल कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। मतलब दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। अब सेकेंड नंबर पे बात आती थी, जब हाइपोथेसिस यूज करने की बात आती थी तो आप कौन सा हाइपोथेसिस यूज करते थे। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर जब है आपका यहाँ पे हाइपोथेसिस अप्लाई, तो हाइपोथेसिस अप्लाई में आप कौन सा हाइपोथेसिस अप्लाई करते थे? नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है? देयर इज नो डिफरेंस, मीन्स यहाँ पे किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। मीन्स जो आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू है और जो सैंपल का वैल्यू है दोनों क्या आएगा? सेम आएगा, दोनों इक्वल आएगा। ये कहने का सेंस यहाँ पे क्या है? क्योंकि हमने यही ना बोला था कि हाइपोथेसिस क्या होता है कि कोई वो स्टेटमेंट रख देता है, लेकिन उस स्टेटमेंट को अभी तक प्रूव नहीं किया जाता है कि वो सही है कि गलत। मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट या तो कोई ऐसे तथ्य जो कि किसी एक विषय से संबंधित क्या किए जाए, व्यक्त किए जाए। मीन्स एनी स्टेटमेंट विच आर डिस्क्राइब on behalf of any statement but it is not true whether the statement is true or false। मतलब वो ट्रू है कि ट्रू नहीं है। फॉल्स करने का मतलब यहाँ पे इज नॉट ट्रू का कंसेप्ट होता है कि सही है या सही नहीं है। अगर ये पहले से क्या हुआ है? डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जो दो तरह के डेटा एक चीज से रिलेटेड आ रहा है, दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट रख दिया गया। अब बाद में वो देखा जाएगा कि हमारा वो स्टेटमेंट सही है कि गलत। तो हाइपोथेसिस में आपका कौन सा हाइपोथेसिस अप्लाई होगा? नल हाइपोथेसिस यहाँ पे अप्लाई होगा। नल हाइपोथेसिस आपका क्या बोलता है कि यहाँ पे जो सैंपल का है और पॉपुलेशन का है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो नॉर्मली आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना चाहिए यहाँ पे, देयर इज नो डिफरेंस इन सैंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशन, सॉरी बिटवीन सैंपल कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड हाइपोथेटिकल कोएफिशिएंट कोरिलेशन। मतलब आपने जो रखा हुआ है वैल्यू, आपके सैंपल की वैल्यू उसी के आसपास आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
अब थर्ड नंबर पे जब बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे सेकेंड के बाद जब थर्ड नंबर पे बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमने आपको बोला ना क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में लिखा है 5%, 1%, तो आज 5% पे 1.96 आता है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे जब जो टेबल में से वैल्यू निकल कर आता है वो कितना होता है आपका 1.96, और वही 1% वैल्यू देखा जाए तो 2.58, ये वैल्यू आपका राउंड अप करके आता है। लेकिन ना तो यहाँ पे 1% की बात कही गई है, ना ही आपका 5% की बात कही गई है। तो हमने आपको क्या मानक दिया था कि आप 3 से कंपेरिजन करिए डायरेक्ट, जो 2.58 है उसको किससे करिए 3 से, और ये 3 कितने पे आता है 99.73 कॉन्फिडेंस लेवल पे, और 0.27 जो 1 था वो घट के कितना हो गया 0.27 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अब यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो आपको क्या आपको करोगे 0.27% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 99.73% कॉन्फिडेंस लेवल। तो टेबल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, टेबल वैल्यू इज कितना हो जाएगा आपका 3। मीन्स आपको 3 से कंपेरिजन करना है, जो आपका डिफरेंस आएगा रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस का उससे किससे कंपेरिजन करना है 3 से। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी जो हमने आपको फार्मूले बताया अभी हम फार्मूले पे नहीं पहुंचे हैं। ये जो है ये हर क्वेश्चन में कॉमन था कि इतना आपका होना स्वाभाविक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आप क्या लिखते हैं डेटा अवेलेबल। अब डेटा आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सैंपल की साइज की बात की जाए तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि 29 है सैंपल की साइज, और बात की जाए कोरिलेशन की तो कितना था 0.72, और हाइपोथेटिकल कोरिलेशन की बात की जाए तो वो कितना था 0.8। आपके ये 3 डेटा आपके पास अवेलेबल है। अब इससे आपको क्या निकालना होगा, सैंपल का जेड ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना पड़ेगा, और जो आपका हाइपोथेटिकल है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं लिखा है केवल वैल्यू रख दिया है तो आप उसको हाइपोथेटिकल मानेंगे। हाइपोथेटिकल जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कितना है 0.8, उससे तो आपको हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड एरर निकालनी पड़ेगी, और स्टैंडर्ड एरर के बाद जो आपकी वैल्यू आती है रेशियो, उसको क्या करोगे आप दोनों के बीच के जो हाइपोथेटिकल आपके ट्रांसफॉर्मेशन है और आपके जो सैंपल के ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों के डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा, और उसका कंपेरिजन आप किससे करोगे, ये जो वैल्यू लिखा गया है 3 से। तो इसको हम मिटा के आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आगे इसमें आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंपल। अब यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन है तो सैंपल और पॉपुलेशन दोनों का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंपल का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। क्या होगा, फार्मूले आपको याद ही होंगे कि फार्मूले आपके क्या थे, जेड ट्रांसफॉर्मेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड एस से, और यहाँ पे फार्मूले आपके क्या थे 1.1513 log 10 ब्रैकेट में आपका क्या था 1 + r डिवाइडेड बाई 1 - r। ये आपके फार्मूले थे। अब यहाँ पे देखिए फार्मूले आपने लिख दिए। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे 1.1513 जो है log 10 के बाद आपकी जो वैल्यू है इसको रख देते हैं। एक की वैल्यू कितनी है 0.72, और यहाँ पे भी वही वैल्यू रख देते हैं 0.72। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए आपकी वैल्यू क्या है कि 1.1513 log 10 की वैल्यू जो होगी, log 10 की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी यहाँ पे। अब 10 है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। 10 देखो ये क्या होता है, 10 ये बताता है कि अगर log 10 की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी है 1। अगर ऐसे ही 100 की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी है 2। जैसे जैसे एक एक जीरो बढ़ता जाता है log की वैल्यू एक एक डिजिट बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर एक जीरो बढ़ता है तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, डिजिट बढ़ेगा। नॉर्मली देखिए 1 के आगे कितने जीरो हैं उतनी log की वैल्यू हो जाती है। क्योंकि हर जगह 10 के मल्टीपल में मिले ये जरूरी नहीं है, डेसिमल में भी मिल सकते हैं, अदर रीजन भी है उसमें, तो उससे रिलेटेड अभी हम टेबल में आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो अगर हम नॉर्मली 1.72 को डिवाइड करते हैं 0.28 से, तो हमारा पहली बार ये कितनी बार में जा सकता है 6 बार में जा सकता है, 6.143 यही नियर अबाउट आएगा, इसको आप कर लीजिएगा 6.143। अब देखिए अब बात यहाँ पे ये है कि
जो log 1.51513 है, अब इंटू कर देंगे इसमें log 6.143। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर log 10 आता तो इसकी वैल्यू कितनी आती, सॉरी log 10 होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती 1, मीन्स log 10 की वैल्यू 1 आती, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया log 6.143। अब हमको log 6.143 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये जो वैल्यू है आपको वो log टेबल से ही मिलेगा। तो आइए हम log टेबल में इसको देखते हैं कि ये वैल्यू क्या होगा। तो चलिए log टेबल में एक बार हम देख लेते हैं इसको। हाँ, तो देखिए ये हमारे सामने लॉग टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। हमने इसको फ़ोटो खींचकर दोनों पिक एक में ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे लॉग टेबल है, अब निकाला कैसे गया है वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे log 9550 का निकालना हुआ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई है कैसे 3.9800। ये देखो कैसे आया, आप समझिएगा। अगर हम जब भी लेते हैं तो एक नंबर को कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसमें 9 है ना, तो 9 को कॉमन ले लिए। अब उसके बाद देखो कितने नंबर पड़े, तो अगर 9 के बाद देखा जाए तो 3 डिजिट पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के पहले 3 लिख देंगे। मीन्स एक होल नंबर के बाद जितने भी नंबर आते हैं आपके, जितने भी डिजिट हैं, उसके लिए क्या करना है आपको डेसिमल के पहले लिखना है। अब फिर उसके बाद जब ये हो गया तो अब हम टेबल में देखने के लिए एटलीस्ट 2 डिजिट लेंगे शुरू का। शुरू के 2 डिजिट इसमें क्या हो जाएंगे 95। देखिए इसमें के शुरू के 2 डिजिट 95 ही होंगे ना, तो ये जो 95 शुरू के 2 डिजिट हैं, तो हम चलिए देखते हैं इसको किसमें 95 में। ये देखिए हमारा 95 यहाँ पे आपको दिखा, ये 95 दिखा ना। अब 95 में भी कई चीज़ें हैं इधर सामने, तो अब 95 में आपको किस में देखना है, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग की गई है 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक, तो किस में देखना है। तो आप जस्ट देख लीजिए कि 95 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 5, तो मतलब 95 के बाद 5 नंबर आ रहा है, तो ये हुआ 0 का, ये 1, ये 2 3 4 5। तो 5 में हमारा कितना आया 98, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 98 और 00 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, एक और नंबर ऐड होगा। देखो 5 के बाद क्या है 0, तो इसके बाद जो है फिर मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये जो है मेन डिफरेंस 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेन डिफरेंस कितने तक दिया है आपका, ऊपर आप देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक। मतलब मेन डिफरेंस अगर 0 है तो उसको नहीं ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर 0 है तो उसको नहीं ऐड करना है। 0 के बाद अगर देखिए 1 है, तो 95 में 1 में कितना वैल्यू आया है 0 ही आया है। वैसे करके चूंकि यहाँ पे 0 है तो हम छोड़ देंगे, तो मतलब हमारा टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया 9 के बाद 3 नंबर है, तो इसीलिए 3 हो गया पॉइंट के पहले। और 95 में हमने देखा 95 के 5 में देखा तो कितना आया आपका 9800। वैसे ही हमको किसका दिखना था, किसका 6.143 में हमको देखना हुआ, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 6 के बाद कोई नंबर है क्या बचा, डेसिमल के बाद है, डेसिमल के पहले नहीं है, तो हम डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे 0। अगर जैसे कि 1 डिजिट होता तो 1 लिखते हैं, अगर 6 के बाद 2 डिजिट होता तो 2 लिखते हैं, 3 डिजिट होता तो 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं बचा, तो हमने क्या लिखा पॉइंट के पहले 0। अब हमको टेबल में देखने के लिए हमको कितने डिजिट लेने होते हैं 2 डिजिट, तो हमने क्या किया 61 को लिया। तो 61 हमारा यहाँ पे मिल रहा है ना, आपको दिखा कि नहीं 61, ये देखिए ऊपर जो है 61 यहाँ पे मिल रहा है 61, तो मिल गया हमको। अब 61 के किस में देखेंगे 4 में देखेंगे। अब 61 के 4 में देखो कौन सा नंबर है, तो पहला कॉलम किसका हो गया 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, कितना हुआ 7882, कितना हुआ 7882 ये आया। अब हमने क्या बोला मेन डिफरेंस को भी यहाँ पे देखना है, क्योंकि 4 में तो हमने देखा 4 के बाद क्या है 3 है, तो अब देखिए 61 में 4 के बाद 3, तो 1 2 3, 3 वाले में कौन सा है 2, इसमें देखिएगा 0 से स्टार्टिंग है, इसमें 1 से स्टार्टिंग है, तो 2 आया ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.7884 ये वैल्यू आएगी। तो हमको पता चल गया कि इसकी वैल्यू जो है कितनी आएगी 0.7884। तो आइए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं, इसी वैल्यू को वहाँ पे रख देते हैं। तो आपने लॉग टेबल में क्या वैल्यू देखा 0.7884, ये वैल्यू आया आपके लॉग टेबल में। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके जो जेड एस की वैल्यू है वो निकल जाएगी कि कितना आएगा। इसको एक बार मल्टीप्लाई करके आप जेड एस की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो जेड एस की वैल्यू जो आएगी 0.9077, ये वैल्यू आपका जेड एस आ गया। अब बी नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या तो आप इसको यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, आप यूनिवर्स, हाइपोथेसिस या यूनिवर्स लिख सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, जेड पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.1513 log 10 1 प्लस पी 1 माइनस पी, ये वैल्यू आएगा। तो जेड पी की वैल्यू जो होगी आपकी 1.1513 log 10, ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको log 10 को कॉमन ले लेते हैं, या तो एक बार और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कितनी थी 0.8, यही वैल्यू था, और ये वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0.8, ये वैल्यू आएगा। मीन्स अगर हम बात करें तो 1.1513 इंटू क्या आ जाएगा आपका log, देखिए ये कितनी आएगा 1.8 और यहाँ पे 0.2, मीन्स अगर हम बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पे 9 आएगा। log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए 1.1513 इंटू log 9, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए ये भी 10 से कम है, या तो 10 नहीं है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा जेड पी का वो कितना आएगा 1.1513 में मल्टीप्लाई करनी है log 9 की वैल्यू। अब log 9 की वैल्यू हम क्या करते हैं, टेबल से देखते हैं। देखिए log 9 की वैल्यू टेबल से देखने के लिए क्या है, अब बेसिक रूप से देखा जाए तो हम यहाँ पे जब भी टेबल देखते हैं ना तो हम 2 डिजिट लेते हैं। जैसे 10 है, अब यहाँ पे 10 की जगह 9 हो गया तो अभी कम पड़ रहा है ना, तो हम इसी के आगे एक 0 ले लेंगे, तो हम वैल्यू किस में देखेंगे 90 में देखेंगे। ये हम टेबल में ही आपको डायरेक्ट बताएंगे। अब इसी बात जैसे कि अब यहाँ पे 1.42 है, तो हम किस में देखेंगे 1 और 4 को लेंगे, किस में देखेंगे 14 में देखेंगे। हमेशा टेबल देखते समय हमारे पास 2 डिजिट होना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है, अब 14 के बाद टेबल में आगे जो नंबर लिखे होते हैं उसमें 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 तक होते हैं, तो यहाँ 2 में देखेंगे। अब इसके बाद हो सकता है और नंबर आ जाए, तो एक बार और मेन डिफरेंस में जाके इसको देखेंगे और इसको जो वैल्यू आएगा ऐड कर देंगे। तो टेबल में ये सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे, या तो लॉग से रिलेटेड आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो कुछ टेबल में देखकर अपने से कुछ नंबर सेलेक्ट करके उस नंबर के बार बार आप लॉग की वैल्यू निकालते हैं, तो आप इसको वैसे भी सीख सकते हैं, बहुत टफ चीज नहीं है ये। अब यहाँ पे log 9 की वैल्यू कितना आएगी, आइए इसको भी log 9 की वैल्यू को भी टेबल से आप देख लेते हैं, या तो टेबल में ना जाने से अच्छा क्या हम आपको बता दे रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9542। अब यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.9542। अब कैसे आया 9542, अभी जस्ट हमने आपको टेबल में बताया ही कि ये वैल्यू जो है टेबल में से कैसे देखी जाती है। तो आप वैल्यू टेबल में से देखिएगा, आपकी वैल्यू है वही आएगी 0.9542, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 1.0986। अब देखिए हमारे पास जेड पी की भी वैल्यू हो गई और हमारे पास जेड एस की भी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है, इसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो हम इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसी को कर लेंगे, या तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं, बारी बारी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो का पूरा क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो जो आपका दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको मिटाकर स्टैंडर्ड एरर निकालने की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए स्टैंडर्ड एरर के लिए हमने आपको फार्मूले क्या बताए, 1 डिवाइडेड बाई (n-3), तो उसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमने कॉर्नर पे जो आपका जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सैंपल का, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस या यूनिवर्स का हमने क्या किया है, नोट डाउन कर दिया है दोनों की वैल्यू। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए। तो जो 6 नंबर पे हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखिए जेड का स्टैंडर्ड एरर है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर जेड, और फार्मूला आपका क्या है 1/n-3, इससे डिवाइड कर देना, 1 डिवाइडेड बाई (n-3)
3। तो देखिए अब यहाँ पे जो वैल्यू था कितना था एन की 29 थी वैल्यू। 29 में से अगर 3 आप माइनस कर देते हो तो 1/26 मिलेंगे आपको। अब इसी के बाद अगर ये वैल्यू आपको मिलेगा। अब 26 तो देखा जाए तो अगर 25 होता तो उसकी वैल्यू 5 आती। यहाँ पे 26 है तो 5 से थोड़ी सी वैल्यू इसकी ज़्यादा आएगी जो वैल्यू होगी। तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 1/5.1। यही समथिंग आना चाहिए राउंड ऑफ वैल्यू आप करोगे तो, क्योंकि एक ही ज़्यादा है तो 1 का तो 1 हो ही जाता है आपको, तो ये क्लियर होगा ही। तो यही नियर अबाउट आपका आएगा। और इससे अगर इसको हम सॉल्व डिवाइड करें तो आपका पॉइंट बढ़ाने पर वैल्यू जो आएगी 1 बार में जाएगा आपका, फिर 9 बार में जा सकता है, फिर 1 में। मीन्स नियर अबाउट आपका यही आएगा 1 है, क्योंकि 5 है। अगर 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं तो पहले तो 1 बार में ही जाएगा, 2 बार में जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 है ना। तो इसीलिए 51 है तो 100 है तो पहले तो 1 बार में जाएगा, फिर 490 बचेगा तो इसको फिर 9 बार में आप लेकर जा सकते हैं। तो वैल्यू क्या आया 0.1916। अब हमारे पास ये भी वैल्यू आ गया। अब 7 नंबर पे अगर हम बात करें रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस या तो सिग्निफिकेंस रेशियो की बात करें तो फार्मूला हमने आपको क्या बताया था सिग्निफिकेंस रेशियो का। जो सिग्निफिकेंस रेशियो का फार्मूला था वो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के बीच के डिफरेंस को मॉड में रखना था और उसको डिवाइड कर देना था स्टैंडर्ड एरर से। तो मॉड में इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए 0.9077 माइनस 1.0986, चूंकि मॉड में इस वैल्यू को रखना है और इसको डिवाइड करना है किससे आपको स्टैंडर्ड एरर से 1916। अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी आप इसको माइनस करके देख लीजिए कितना आएगा 1.0986, इसे माइनस करना है 9077। यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। मीन्स नियर अबाउट आपका आएगा 0.0809 और इसको डिवाइड कर देना है किससे 0.1916 से। जो फाइनल वैल्यू आपका निकल कर आएगा वो लगभग यहाँ पे 0.973 यही आएगा। हमने क्या देखा वैल्यू हो गया 0.973। अब जो हमारा रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस आया कितना है 0.973 और हमने क्या हाइपोथेसिस दिया था देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ सैंपल एंड कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स हाइपोथेटिकल जो दिया गया था वैल्यू 0.72 और 0.8 के बीच के जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इसके लिए हमने नल हाइपोथेसिस दिया था। और हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आया 0.973 और हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल क्या दिया था। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.27 दिया था और कॉन्फिडेंस लेवल 99.73। तो उससे जो वैल्यू हमने एक माप दिया था वो 3 का दिया था। अगर वैल्यू हमारा 3 या तो उससे नीचे रहता है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाता था एक्सेप्ट हो जाता था। अगर उससे ऊपर चला गया तो हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता था। अब बताइए यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होने का रीजन क्या है कि हमारा जो रेशियो ऑफ सिग्निफिकेंस आया वो 0.973 आया है जो कि 3 से कम है। तो 3 से कम है तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। और हमने हाइपोथेसिस में क्या बोला था देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन सैंपल्स एंड पॉपुलेशन, मतलब सैंपल और पॉपुलेशन के कोरिलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जेड टेस्ट के थ्रू ये आपने प्रूव कर दिया कि जो 29 यूनिट का जो सैंपल लिया गया था जिसका कोरिलेशन कितना था 0.72 और इसका मेजर करना था 0.8 से, तो इसके बीच का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है और हमारा हाइपोथेसिस क्या हुआ है एक्सेप्ट हुआ है। दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। इतना डिफरेंस होना स्वाभाविक माना जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बिना ज़्यादा समय गंवाएं अब हम चलते हैं आपको वेरिएंस रेशियो टेस्ट पे। जो हमारा एक टेस्ट बचा हुआ है इस पर हम एक ही सवाल लगवाएंगे। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर ये सब टेलीग्राम आईडी हर चीज़ आपको दे देंगे जिससे कि आपको कांटेक्ट करना हमसे बहुत ही आसान रहेगा। अभी के लिए थैंक यू।